लेकिन इस कार्यक्रम में जानकारी के उद्देश्य से मैं बताना चाहता हूं कि सुभाष आर्य जी खटीक समाज से हमारे बीच में प्रतिनिधि के रूप में 4 पेट्रोल पंप आज की स्थिति में हो जाना और इतनी बड़ी समृद्धि हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं है समाज के अंदर। और दिन रात जो इनका डेडिकेशन है, जो प्रभाकर जी ने हमें बताया कि दिन रात ये समाज के बारे में न केवल जब सर्विस में थे उसके बाद से भी ये लगातार समाज के बीच में है और इस संगठन में हमारे साथ प्रथम बार इधर आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। जो बात इन्होंने इधर रखी है बहुत बेहतरीन बात इन्होंने इधर रखी, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे बीच में माननीय पृथ्वीराज जी पूर्व डीजीपी साहब इधर तशरीफ लाए हैं। मैं उनको चाहता हूँ कि वो आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। पूर्व डीजीपी साहब पहले भी हमारे कार्यक्रम में वो लोग आते रहे हैं, बोलते रहे और विशेष काफ़ी बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर वो हमारे बीच में आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। और अगले वक्ता के रूप में माननीय डीजीपी साहब विजेंद्र सिंह जी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी बात इधर रखें। माननीय विजेंद्र सिंह जी जो आज के इस विषय पे हमारे मुख्य वक्ता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट के डीजी रहे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और इतने विद्वान साथी आपके बीच में अपनी बात रखने जा रहे हैं। ये सभी साथियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि मैं सबसे चाहूँगा कि कृपया ध्यान से इनकी बात को सुना जाए। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो ये बहुत बड़ा जो है आप काम कर पाएंगे। मैं जोरदार ताली के बीच में विजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय वीर सिंह बहुत जी, सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय वीर सिंह बहुत जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, सभा में उपस्थित भाइयों बच्चों, सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। ये सत्र वैसे तो रखा गया है, समय कम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मेरी समझ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि वीर सिंह जी ने कहा कि सुनामी अगर आ रहा है तो लीडर का काम है कि दूर से उसे देख ले। जब आ गया तब कुछ करने से कुआं उस वक्त नहीं खोदा जाता जब प्यास लगी है। तो ये लीडर की चीज़ें उठती हैं, गिरती हैं। थिंग्स राइज एंड फॉल विद लीडरशिप। और लीडर सबसे बड़ी विशेषता संगठन की होती है विचारधारा। विचारधारा का जो दुश्मन ने ऐसा कन्फ्यूज़न फैलाया हुआ है कि मैं देखता हूँ बड़े बड़े लीडर, इम्पोर्टेंट लीडर, वो उनको ये पता ही नहीं है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या जातिवाद है, क्या जाति विरोधी शक्तियाँ हैं, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। राजनीति में जब तक लेफ्ट राइट नहीं जानते आप, राजनीति में कौन विरोधी शक्तियाँ हैं, परिवर्तन विरोधी, और कौन परिवर्तन के पक्षधर हैं, जब तक इतना नहीं मालूम तो लीडर तो बन सकते हैं, संगठन बन सकते हैं, लाखों बने हुए हैं आज, लेकिन सिवाय कन्फ्यूज़न फैलाने के कुछ नहीं होगा। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, जहाँ की बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उठा था, और मेरे पिताजी बीपी मौर्य के बड़े नज़दीक थे। और बाई चांस की बात है कि उसी वक्त मैं आगरा में डीआईजी के पद पर मेरी नियुक्ति थी। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि बीपी मौर्य जो कि आरपीआई के, जो कि उत्तर भारत के अम्बेडकर माने जाते थे कभी, वो कांग्रेस में चले गए थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें कहीं जेल वेल भेजा, कुछ जो भी कार्रवाई की। और मेरी बाई चांस अलीगढ़ में जब पोस्टिंग हुई तो मैंने उनकी फ़ाइल भी निकलवा के देखी। एलआईयू से फाइल मिली तो उसमें देखा कि उन्होंने कांग्रेस से ही शुरुआत की थी अपने कैरियर की। बहरहाल जो भी था, मैं ये बताने नहीं आया, समय बहुत कम है। मैं ये बता रहा था आपको कि जब वो कांग्रेस में गए और मुझे शाम को किसी ने कहा कि अब वो भाजपा में जा रहे हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर, मैंने सुना आप भाजपा में जा रहे हैं। बोले यार नौकरी करो तुम चुपचाप, कहाँ चक्कर में पड़े हो। मैंने सर मेरे पिताजी नहीं हैं, आप मेरे लिए पिता की तरह हैं, आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं गलत भटक गया था कांग्रेस में, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ
और मैं अपने नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को जागृत करने का काम करूंगा सामाजिक फील्ड में, कल्चरल। तो मैंने कहा सर मैंने ये वो ज़माना देखा है, आपके लिए लाखों की भीड़ इस आगरा में निकलती थी, ये लोग ज़बरदस्ती आपको पार्लियामेंट में भेजेंगे। मेरी ये समझ में नहीं आया कि आधा साधारण लोगों को तो छोड़ दीजिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कहिए, वो बसपा में थे, फिर बसपा के वो लीडर वो अपोजिशन हो गए, फिर इसके बाद वो भाजपा में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में, फिर उन्हें रामायण की और पता नहीं क्या क्या यादें आने लगी, अब वो आजकल समाजवादी पार्टी में है। वो समझ में नहीं आता कि लीडर का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। देखिए लीडर में, संगठन में खास बातें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है विचारधारा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने देखा होगा जब संविधान बनाते हैं उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है, इसके बाद उसमें प्रोग्राम होता है, उसके बाद में तब लीडर का काम आता है, और लीडर के बाद में फिर एक्टिविस्ट आता है, फिर कार्यकर्ता के बाद में उसके मेंबरशिप आती है। 5-6 चीज़ें हैं, जैसे आदमी के शरीर में अंग हैं वैसे संगठन के अंग होते हैं। तो जब अगर समाज जो इतना भटका हुआ है, अगर उसको न्याय दिलाना है तो न्याय अन्याय का ज़रा फ़र्क तो समझ लीजिए। वो जय श्री राम का और बाबा साहब जय भीम का अंतर तो समझ लीजिए कि भाई राजनेता हो गए हैं सब, तो आपका पाला कोई मामूली लोगों से नहीं पड़ा है। जब वो कहते हैं चाणक्य ने कहा कि बच्चे की हत्या तो माँ के गर्भ में की जा सकती है। कनक जी महिलाओं के बारे में बोल रही थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि किन धूर्तों से, किन ठगों से आपका पाला पड़ा है। वो कहते हैं कि माँ के गर्भ में, यानी माँ को पढ़ने लिखने मत दीजिए, गुलाम औरतें गुलाम पैदा किया करती हैं। कितनी दूर की सोच रहा है वो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर इतना बड़ा काम किया, वो संगठन का जो विचारधारा का मतलब से उनकी शिक्षा थी। जब तक सही शिक्षा दीक्षा नहीं है, जब तक ज्ञान और चरित्र नहीं है, उस ज्ञान और चरित्र की शक्ति से बाबा साहब ने समाज को इतना दिया है कि आज बहुत लीडर तैयार किए, कांग्रेस ने भी तैयार किए, भाजपा भी तैयार कर रही है, कानपुर के एक राष्ट्रपति भी बना दिए गए, लेकिन वो लोग नहीं कर सके जो बाबा साहब ने किया। तो इसलिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम अपने समाज को ये देखें कि ज्ञान का क्या महत्व है। बाबा साहब अम्बेडकर कबीरपंथी परिवार में हुए थे। कबीर ने जो ललकारा है, साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा साहब खुद नहीं ललकार पाए होंगे, कोई कार्ल मार्क्स नहीं ललकार पाया होगा, कोई लेनिन नहीं ललकार पाया होगा। मुझे एक रमेनी याद आ रही है, मैं उसके 4 लाइन बता, जजमेंट लिखा है उन्होंने इन ठगों के ऊपर, और उस जमाने में 14वीं 15वीं शताब्दी में, कि बड़ सो पापी आहे गुमानी। इससे बढ़ के पापी अहंकारी धरती पे नहीं है। बड़ सो पापी आहे गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। लोगों को छल कपट से ठगता फिरता है। बामन रूप छले भले राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। मैं विचारधारा बता रहा हूँ कि कितनी लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं थे। अरे मूर्खों, वो जो दुश्मन तुम्हें समझा रहा है, तुम उसकी पढ़ाई करोगे, तुम अपना कैडर तैयार करो, अपने तथ्यों को, सच्चाई को लाओ। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ला के कह दीजिए, उसको फैक्ट्स मत दीजिए, कहिए जजमेंट दे दीजिए, दे सकता है वो? नहीं दे सकता। तो कबीर साहब ने कहा कि बड़ सो पापी आए गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी, बामन रूप छले बल राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। अरे किसका भला हुआ है जो तुम्हारा भला करेगा? ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराणा, कैसे कह मोय मानुष जाना। ये फर्जी वेद पुराण लिख करके घोषित कर दिया कि मैं मुँह से ब्रह्मा जी के से पैदा हुआ, और आपने मान लिया। तो बाबा साहब ने उस परिवार में पैदा हुए थे, उस क्रांतिकारी वो रक्त उनके अंदर था। और फिर उनकी जब शिक्षा हुई तो आप जानते हैं आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। कल 15, कल 25 में बड़ा दिन आने वाला है। जो ये देश में जो आज जो विचारधारा के बारे में लोग आज हम बैठे हुए हैं अच्छे कपड़े पहन करके, वो जमाना था। 3 अंग्रेजों ने कितना बड़ा परिवर्तन किया, उसमें ख़ास तौर से जो ईसाई मिशनरी हैं उन्होंने क्या, हमको कोई अगर 1 गिलास पानी पिलाए तो हमें दूध पिलाने की सोचना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते थे। हमें कम से कम धन्यवाद दे देना चाहिए। हम इतना तो जानते हैं, जय 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 भीम। हमको ये पता नहीं है कि बाबा साहब
के परिवार के आधे लोग क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन मिशनरीज ने महात्मा फुले को तैयार किया। उन मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान इस देश को जागृत करने में। तो अगर वो जागृति न होती, क्या हालत थी? पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, गले में मटकी बंधी हुई है। और उन अंग्रेज जब आए, वो अंग्रेज तो आपको मालूम है तीन प्रेसिडेंसी थी। सब मद्रास में आए, महाराष्ट्र में और कलकत्ता में। कलकत्ता में किसको फौजें बनाई उन्होंने? चंडालों की, जो अनटचेबल है। बंगाल में किसकी फौजें बनाई? पड़ियाओं की, जो अनटचेबल हैं। और बाबा साहब किन लोगों में पैदा हुए? जिनके पीछे झाड़ू बांधा जाता था। उन्हीं अंग्रेजों ने जो फौज बनाई, महारों की, महार रेजिमेंट, आज भी टॉप क्लास की, और उस रेजिमेंट के अंदर पैदा हुए बाबा साहब। और उन अंग्रेजों ने ये कहा कि कोई माँ ये नहीं कह सकती तो हमको तो यहाँ झाड़ू लगाना है, हमको तो बर्तन मांजने हैं, हमको पढ़ने लिखने से क्या मतलब नहीं। कंपलसरी था पढ़ना, रेजिमेंट में पढ़ना कंपलसरी था। तो जिन लोगों ने इतना उपकार किया, और बहुत कम लोग जानते हैं, आज रिजर्वेशन की बात करते हैं। बाबा साहब के जन्म से 5 साल पहले वो लोग जो ईसाई बनाए गए थे दलित वर्ग से, सबसे जो गए भी थे, आज भी उन्हें गाली दे करके अनटचेबल की कैटेगरी में रखते हैं। गाली दे, कहते हैं साले भंगी है, ईसाई कहते हैं। पंजाब में आप चले जाइए, उन लोगों को उन्होंने पढ़ा लिखा के PhD किया, आगे बढ़ाया। तो इतना वो 6 साल पहले करीब उन्होंने रिजर्वेशन इंडियन नेटिव क्रिश्चियंस के नाम से रिजर्वेशन उन्होंने दिया था। और हमारे DG साहब बैठे हुए हैं, ये जानते हैं, इन्होंने सारी उम्र IPC CRPC लागू की है, चार्जशीटें लगाई हैं, लगवाई हैं, कोर्ट को, न्यायालय को दिया है। अब तो लोग कहते हैं न्यायालय इतना कमज़ोर क्यों हो गया? मैं कहता है न्यायालय तो सुपर स्ट्रक्चर होता है। तुम पहले यार पुलिस पे आओ, देखो जब इसी पुलिस इस डिपार्टमेंट ने IPC का मतलब CRPC की कब लागू हुआ है? बाबा साहब के जन्म से 30 साल पहले 61 में लागू हुआ है ना, 1861 में। तो ये जो एजुकेशन है, ये क्रांति करती है, दिमागी क्रांति। और जिन लोगों ने हमारे ऊपर एहसान किया, उनको हमने थैंक यू कहना सबसे पहले सीखना चाहिए। अभी हमारे VC साहब हैं, इन्होंने कहा, समय बस दो 4 मिनट लूँगा, याद आ रही है, अब इनका चेहरा सामने है तो कैसे भूल जाऊँ। कहा कि ये 80-20 की राजनीति चल रही है। मैंने कहा 80-20 की नहीं साहब, ये 1585 की राजनीति 80-20 की गई है। ये मंडल को कमंडल में डालने का ये भयानक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जब हमारे नेता को यही पता नहीं है कि कल भाजपा में चला गया, आज RSS में चला गया, कल वहाँ चला गया, कल यहाँ चला गया, उसे नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है। चले जा रहे हैं मगर जाने वाले, रास्ता पकड़ा है, जाना है पंजाब, रास्ता पकड़ा है झांसी का, उल्टा फिर लौट के फिर आओगे। तो ये शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए महामंत्र दिया है बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठन से ज़्यादा पहले शिक्षित बनो, पहले समझो लेफ्ट राइट है क्या, प्रगतिशील प्रगति विरोधी शक्तियाँ कौन है, और कबीर की तरह ललकारो। मैं कहता था, मैं अपने खान साहब से मैंने कहा, मैंने साहब अगर आप लोग चाहते, आपने 800 साल राज किया, आप चाहते 3 दिन में इस जातिवाद को उखाड़ करके फेंक देते। इनके बावर जानते हैं आप, इनके सिर काट करके इनके मीनार बनवा देते आप। 3 दिन में अनटचेबिलिटी का नाम निशान नहीं रहता। लेकिन दृष्टि, जीवन दृष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी नीयत खराब नहीं थी, क्योंकि मैं नीयत खराब इसलिए नहीं मानता कि गुलाम वंश आपने बनाया है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का बाजार का खरीदा हुआ, और उसका दामाद भी बाजार का खरीदा हुआ, और पूरा वंश है। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आदमी का जो गुलाम था, मलिक कफूर, जिसने रौंदा है कन्याकुमारी तक, जिसकी मस्जिद आज भी जाके देखिए, कौन था? एक अनटचेबल था गुजरात का। ठीक है, मेरे आपके बीच में से कोई रहा होगा, कोई लड़ाई कभी हार के लौटा नहीं वो। और आप कहते हैं कि विदेशियों ने हमला किया, 17 बार हमला किया। अरे तुम्हें पता है वो अफगानिस्तान किसके सम्राट अशोक सूबेदार था वहाँ का,
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान में, वो भारतवर्ष का हिस्सा रहा, उसे विदेशी कैसे कह सकते हो? तुम ये कह सकते हो कि इस्लाम होकर के तो तुमसे हिसाब किताब किया उन्होंने, ये कह सकते हो। हैं तो मैं ज़्यादा न कह करके, समय कम है, मेरा कहना है कि शिक्षित बनो। संगठन से पहले, संगठन तो लाखों बन गए। हमारे वीर सिंह बहुत जी को मैं बधाई देता हूँ, आपने इतनी दूर की सोची है। मैं ये भी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि 50 आदमी बुलाइए, उसमें नौजवान हों, हमारी बेटियाँ हों, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, सेलेक्टेड लोग, और इस संगठन पर ही अकेले कम से कम 1 दिन का सेमिनार होना चाहिए और विस्तार से हम समझें। और कबीर की तरह तब फिर हम ललकारेंगे, ब्राह्मण की कौन को कहा जाए, क्या तुम्हारा भला करेगा। सावधान हो जाओ, सुनामी आने वाली है, और ये आज नहीं आई है। सन 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, कोई रात को चोरों की तरह नहीं किया उन्होंने। दिन दहाड़े जब कैमरे लगे हुए थे BBC के, दुनिया के, जब फौज भी थी, आर्मी थी, पुलिस थी। सन 90 में मैं खुद मौजूद था, जब फायरिंग हुई मैं खड़ा था 10 कदम पीछे। एक सरदार था, उसको खींच के ले जा रहे थे, और मेरे ख्याल से उसकी सेविंग कर दी होती उन्होंने उस दिन। उसका गनर ने उसको बचा लिया, और एक आदमी गिरा था, बस एक आध हो सकता है और गहरा। जब कहा कि इतने लोग मर गए, और मुलायम सिंह जी ने मौके का फायदा उठाया, उन्होंने कहा कि मैं पंछी पंख नहीं मारेगा। वो कोई नहीं मरा था, जो डेड बॉडी जो बह रही हैं। हाँ, ये बात सही है, सुबह 4 बजे एक लाठीचार्ज हो सका था, करीब 5000 जूते चप्पल उन सूरवीरों के पड़े हुए थे, वहाँ भागे थे वो जो मुकाबला आज जो शेर बने हुए हैं, वो हमारी अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी का ये परिणाम है। और इसका एक ही तरीका है कि संगठन बने, कैडर बने, और सिलेक्टेड नौजवान लोग। जी, ये संकट लीडरशिप कहा गया है, ये तभी खत्म होगा। हमारा पढ़ा लिखा जो वैज्ञानिक दिमाग होता है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जरा आपने दिया। थैंक यू। धन्यवाद विजेंद्र जी। हमें पता है कि आप एनसाइक्लोपीडिया हैं, आपको बहुत देर तक सुना जाना चाहिए। कल भी विजेंद्र जी एक विषय पे, जो संविधान का जो विषय है, उस पे हमारे वक्ता के रूप में वो रहेंगे, और कल भी उस महत्वपूर्ण विषय पर उनको सुना जाना चाहिए। साथियों, 2 तरह का भोजन है,